हाँ जी बच्चे, हमारा होल्डिंग कंपनी का बच्चे ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है जी। होल्डिंग कंपनी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर ना हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था होली ओन्ड सब्सिडरी का। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब क्या था कि एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर्स एस लिमिटेड में एक्वायर करे थे। मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दो कंपनीज़ हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 100% शेयर्स एक्वायर्ड बाय 100% शेयर्स एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड। बात समझ आई यहाँ तक? तो वैसे आपको पता है कि अगर हम 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लेते हैं तो हमारा कंट्रोल आ जाता है दूसरी कंपनी पर। तो जैसे ही हमारा कंट्रोल दूसरी कंपनी पर आता है वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं, कंपनीज़ एक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कंपनीज़ एक्ट ये कहता है कि आप दोनों अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करके प्रेजेंट करो शेयर होल्डर के सामने, है ना। तो एक्स लिमिटेड अपना अलग बनाएगी, वाई लिमिटेड अपने अलग तो बनाएगी, वो दोनों तो अलग है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मिलकर एक स्टेटमेंट और बनानी होती है जिसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी बनाती है, सब्सिडरी कंपनी नहीं बनाती बच्चे। जो कंपनी कंट्रोल एक्वायर करती है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये आप प्रिपेयर करोगे। खैर चलो, तो ये जो 100% शेयर्स एक्वायर करे हैं एक्स लिमिटेड ने, तो ये एक्स लिमिटेड क्या बन गई बच्चे? दैट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड, नॉट एक्स लिमिटेड बच्चे, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड नहीं, वाई लिमिटेड क्या बन गई बच्चे? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी मतलब कोई भी आउटसाइडर इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है। जो शेयर कैपिटल वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में नज़र आ रही है वो सारी की सारी एक्स लिमिटेड ने एक्वायर करी हुई है ना जी। और हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ, एक एग्जांपल और लिखवाता हूँ, फिर बात करते हैं इसके ऊपर और। ठीक है जी, आप एक एग्जांपल और लिखिए साथ साथ। आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017। एक कंपनी हमारे पास एच लिमिटेड है और दूसरी कंपनी हमारे पास एस लिमिटेड है। एसेट्स है 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। ठीक है बच्चे। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 90% इन्वेस्टमेंट है। कितनी बच्चे? 80,000 रुपये। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 90% शेयर्स एक्वायर करे हुए हैं। तो इसका मतलब एस लिमिटेड की 90% शेयर कैपिटल मेरी, एस लिमिटेड के 90% रिजर्व एंड सरप्लस मेरे, हाँ या ना? क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो बच्चे मैं उस कंपनी के नेट एसेट्स का मालिक बन जाता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? और नेट एसेट्स आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, है ना जी। तो जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली उसके रिजर्व्स का भी ओनर बन जाता हूँ। रिजर्व्स के लिए मेरे को अलग से पैसे नहीं चुकाने होते। हाँ, आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी कि नेट एसेट्स के तो पैसे चुकाते हो, लेकिन रिजर्व्स के अलग से पैसे नहीं चुकाते। खैर चलो,
तो 80,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पर लायबिलिटी, इसको आप देख लो, ये टोटल बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे 1.5 लाख और यहाँ पे 50,000। ठीक है बच्चे। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस है मेरे एच लिमिटेड के अपने खुद के 1 लाख और एस लिमिटेड के कितने बच्चे 70,000। और फिर हमने यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिखा। लायबिलिटीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है 30,000 रुपये और यहाँ पर बता रहा है 30,000 रुपये। ठीक है ना, ये टोटल हो गया। तो कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना ही लेते हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, चलिए अब ज़रा बात को ध्यान से समझना। ये बात आपको पता है कि एस लिमिटेड की एसेट्स कितनी है 1.5 लाख और एच लिमिटेड की एसेट्स कितनी है 2 लाख। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 3.5 लाख रुपए हो गए। 80,000 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 80,000 की इन्वेस्टमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। पुराना फॉर्मेट ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। एसेट्स कितनी होगी बच्चे 3.5 लाख। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं इन एस लिमिटेड, जो कि 90% है, मतलब मैंने 90% शेयर खरीदे हुए हैं 80,000, है ना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई, 80 + 0 80,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलूँ शेयर कैपिटल, तो बच्चे शेयर कैपिटल कितने हो गए 2 लाख, है ना जी। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये मेरा बन जाता है 1,70,000। लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाता है मेरा 60,000, राइट। दोनों को कंबाइन कर दिया ना बच्चे, मैंने दोनों बैलेंस शीट को मर्ज कर दिया। मैंने इन दोनों को भी प्लस कर दिया, मैंने इन दोनों को भी प्लस कर दिया और मैंने इन दोनों को भी प्लस कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, इनको भी प्लस कर दिया। ठीक है, और बैलेंस शीट की फ़ोटो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, दैट इज़ 4,30,000 और ये कितना हो गया 4,30,000, राइट। अब देखो फिर वही बात आ गई, है ना जी। बताओ ये बैलेंस शीट किसने बनाई, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है हमने, ये एच लिमिटेड ने बनाई होगी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी तो एक छोटी कंपनी है, वो थोड़ी ना इतनी जो है सारे काम करेगी। ये सारे काम एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी को करने होते हैं। अब आप सोचो ज़रा, होल्डिंग कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट किस में की हुई है बच्चे, एस लिमिटेड में की है कि नहीं की। एस लिमिटेड के शेयर्स में हमने कितना पैसा लगाया हुआ है 80,000 रुपये, हाँ या ना। और मुझे ये बताओ एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल को, ये जो 50,000 रुपये की कैपिटल है और ये जो 70,000 के रिज़र्व है, यानी कि 1,20,000, बताओ मैं इस 1,20,000 को इसके अंदर लेके आ गया कि नहीं आया। आप इसके 2 हिस्से कर दो, बताओ इसके 2 हिस्से कौन कौन से। एक तो 1,20,000 जो कि मैं एस लिमिटेड के लेके आ गया, और 1.5 लाख रुपये, हाँ जी, और 1.5 लाख रुपये जो मेरे अपने हैं, मतलब एच लिमिटेड की कैपिटल और एच लिमिटेड के रिज़र्व मिला के 2,50,000 लाख रुपये, है ना। 2.5 लाख रुपये किसके हैं, एच लिमिटेड के। ये किसके हैं बच्चे, एच लिमिटेड के। 120 ये किसके हैं, एस लिमिटेड के। मेरी बात समझ आई। और मुझे बताओ ये इन्वेस्टमेंट मैंने किस में की हुई है, एस लिमिटेड में। तो कॉन्ट्रा में कैंसिल करना पड़ेगा आपको ये चीज़। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि मैंने अपने आप में पैसा लगाया हुआ है। जब तक ये अलग अलग है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों बैलेंस शीट आपस में मर्ज होंगी तो एक तरफ से इन्वेस्टमेंट आ गई और दूसरी तरफ से शेयर कैपिटल और रिज़र्व्स आ गए, हाँ या ना। तो बच्चे इनको आपको कैंसिल करके दिखाना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बात करी थी, क्योंकि एक तरीके से कॉमन बैलेंस कैंसिल करने वाली बात हो गई। ये इन्वेस्टमेंट मैंने किस में की हुई है बच्चे, ध्यान देना। ये इन्वेस्टमेंट जो 80,000 रुपये की है, ये मैंने किस में की हुई है, ये वाली इन्वेस्टमेंट। बताओ ये इन्वेस्टमेंट मैंने इसके अंदर की है कि नहीं की। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल रिजर्व के अंदर ही तो मेरा पैसा लगा हुआ है, हाँ या ना। तो इसको कैंसिल करके दिखाना होता है बच्चे। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने एस लिमिटेड के क्या सारे शेयर खरीद लिए या सिर्फ 90% शेयर खरीदे हैं। मैंने एस लिमिटेड के सिर्फ 90% शेयर खरीदे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर
सिर्फ 90% शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को कैंसिल करूँगा। बात समझ आ रही है मेरी बात? मैं सिर्फ और सिंपल करता हूँ। आप मुझे बताओ, अगर मैंने एस लिमिटेड में 90% शेयर खरीदे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एस लिमिटेड के 90% नेट एसेट्स का मालिक बन गया? बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 90% के साथ ही तो कंपेयर कराऊँगा, समझ रहे हो? मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट कैंसिल करूँगा, यहाँ से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैंसिल करूँगा, यहाँ से मैं शेयर कैपिटल कैंसिल करूँगा। तो मैं कैंसिल करूँगा तो कितना कैंसिल करूँगा? 90%, क्योंकि मैंने 90% शेयर एक्वायर करे हुए हैं, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, बाकी जो 10% बच गए, बाकी जो 10% शेयर कैपिटल और रिजर्व्स बच गए, क्या वो एच लिमिटेड ने एक्वायर करे हुए हैं? नहीं बच्चे, वो किसी और ने एक्वायर कर रखे होंगे, जनरल पब्लिक ने एक्वायर कर रखे होंगे, हाँ या ना? उसको पता क्या बोला जाता है? वो जो 10% रह गया उसको बोला जाता है बच्चे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नहीं आई बात समझ में मैंने क्या बोला? 90% तो मैंने एक्वायर करे हुए हैं, तो मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल को कैंसिल करके दिखा दूंगा। मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि मैंने अपने आप में पैसा लगा रखा है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो 10% आउटसाइडर ने लगा रखा है, आउटसाइडर इंटरेस्ट, समझ रहे हो? उसको हम टेक्निकली नाम देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो तो आप दिखाओगे, हाँ वो दिखाना पड़ेगा आपको। मैं ये सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, 90% कैंसिल आउट हो जाएगा, 10% बच जाएगा, जो कि किस नाम से रिकॉर्ड होगा बच्चे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। 1,20,000 रुपये शेयर कैपिटल किसकी है? एस लिमिटेड की। इसमें से 90% कैंसिल हो जाएगी, या मैं ऐसा कहूँ कि 90% तो मेरी है और बाकी के जो 10% रह गए, इसके दो हिस्से हो गए ना बच्चे 120 के। एक तो हो गया 90% और एक हो गया 10%। 10% यानी कि 12,000। तो 12,000 रुपये किसके हैं इसमें? आउटसाइडर के, या इसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं बच्चे, ठीक है? माइनॉरिटी ग्रुप। और जो 90% है वो मेरे हैं। तो इसका मतलब मैं 80,000 रुपये को किसके साथ कंपेयर कराऊंगा? 90% के साथ। समझ गए मेरी बात यहाँ तक? तो अब मुझे बताओ कितना है ये? 120 है ना, हाँ या ना? मैंने एस लिमिटेड के 90% शेयर एक्वायर करें, तो मैं एस लिमिटेड के 90% नेट एसेट्स का मालिक बन गया, हाँ या ना? इस 80,000 रुपये में मेरे को क्या मिला? 90% नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। और एस लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं बच्चे वो कितने हैं? 1 लाख कितना? अगर मैं आपसे नेट एसेट्स की बात करूं तो 1,20,000 है, हाँ या ना? ये देखो ना बच्चे, एस लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं? 1.5 लाख रुपए की एसेट्स, 30,000 रुपये की लायबिलिटी, यानी कि 120, या फिर आप इस तरीके से देख लो। तो अगर मैं 90% निकालता हूँ इसका, तो बच्चे ये आता है 1,08,000, 1,08,000, यानी कि 1,08,000 शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, या 1,08,000 नेट एसेट्स किसके हैं? एच लिमिटेड के, जो कि उसने कितने रुपए में ख़रीदे हैं? 80,000 में, हाँ या ना? मुझे बताओ, एस लिमिटेड में मेरी इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये की है, मैंने 80,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके बदले में मेरे को एस लिमिटेड से 1,08,000 रुपये के शेयर मिले कि नहीं मिले? 1,08,000 की नेट इन्वेस्टमेंट मिली कि नहीं मिली? बात समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसका मतलब यहाँ पर 80,000 माइनस 1,08,000, यह आता है 28,000। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को 28,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, जिसको हम कैपिटल रिज़र्व के नाम से नोट करेंगे बच्चे। आपने जो पिछला क्वेश्चन करा था, उस पिछले क्वेश्चन के अंदर गुडविल आ रहा था, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट महंगी ख़रीद ली, और यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती ख़रीदी है। जो चीज़ 1,08,000 रुपये की है, जो चीज़ 1,08,000 रुपये की है, मैंने वो कितने में ख़रीदी बच्चे? 80,000 में। तो मैंने यहाँ पे 28,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, हाँ या ना? क्या ये प्रॉफिट कंपनी ने अपने रेगुलर एफर्ट से कमाया है क्या? क्या एच लिमिटेड ने ये प्रॉफिट अपने रेगुलर बिजनेस से कमाया है? नहीं बच्चे, इसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। आई होप आपको समझ आया हो बात यहाँ तक, ठीक है ना बच्चे? तो ये चीज़ निकल कर आती है। तो मैं आपको एक एंट्री के थ्रू सारी बात समझाता हूँ। एंट्री हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंबाइन करने की करेंगे, क्योंकि आपको पता है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाएगी, है ना? तो उसके बदले में क्या मिलेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि नेट एसेट्स। तो एक एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको, फिर बात करते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री मैं पास करूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? बताओ, मैंने 1.5 लाख रुपए की एसेट मर्ज करी कि नहीं करी?
एच लिमिटेड एस लिमिटेड के एसेट्स लेगा 1.5 लाख रुपए। टू लाइबिलिटीज़ कितना बचे 30,000। इसका मतलब 120 के नेट एसेट्स हो गई कि नहीं हो गई, एसेट्स लाइबिलिटीज़, तो 120 की नेट एसेट्स हो गई। क्या ये 120 की नेट एसेट्स सारी की सारी मेरी है? नहीं बच्चे, इसमें से 10% किसकी है, आउटसाइडर की, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बच्चे उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से दिखाएंगे। कितना, 12,000 रुपये। कैसे आया ये 12,000 रुपये, 1,20,000 नेट एसेट्स 120 की लिए ना मैंने। भाई आप एक बार बताओ, एस लिमिटेड की नेट एसेट्स कितनी है 120, जिसमें से 90% मेरी है, जो कि मैं किसके साथ कैंसिल कर दूंगा, हाँ जी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो बचेगा वो किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10%। इसको मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, आउटसाइडर इंटरेस्ट इन कंपनी, हाँ या ना, ठीक है ना बच्चे। और टू इन्वेस्टमेंट, $80,000। और टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने सस्ती खरीदी है तो डिफरेंस आ गया 28,000 रुपये का, है ना। इसकी नरेशन क्या होगी बच्चे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कंसोलिडेटेड। मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंसोलिडेट कर लिया बच्चे, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंसोलिडेट कर लिया। सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है बच्चे, आपने ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। आपने प्रेजेंटेशन किस हिसाब से देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में हम किस तरीके की प्रेजेंटेशन रखते हैं अपने पास, ठीक है जी। अब ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 1, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में, कंट्रोल एक्वायर करने का खर्चा। तो आप मुझे बताओ कंट्रोल कब आता है, 50% से ज़्यादा जब हम शेयर्स एक्वायर करते हैं। तो हमने एस लिमिटेड में 90% शेयर एक्वायर करा हुआ है, हाँ या ना। कितने में शेयर एक्वायर करा है 90%, 80,000 में, हाँ या ना। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी जो इन्वेस्टमेंट की कीमत है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 90% है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि 80,000 रुपये है, ठीक है, हाँ या ना। बताओ इस 80,000 में मेरे को क्या मिला, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स को निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चे, लायबिलिटी साइड से, ठीक है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, यही तो मतलब है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे इसको, इसके साथ कंपेयर कराएंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। क्या सारा मेरा है, नहीं बच्चे, शेयर इन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड। तो बच्चे 50,000 रुपये प्लस 70,000, 1,20,000 रुपये तो है। 50,000 रुपये की कैपिटल और 70,000 रुपये के रिजर्व्स, 1,20,000, जिसमें से 90% किसके हैं, 90% मेरे हैं, हाँ या ना। नहीं समझे आप बच्चे, 50,000 रुपये की शेयर कैपिटल है एस लिमिटेड में, तो क्या सारे शेयर कैपिटल मैंने एक्वायर करी हुई है, नहीं, मैंने सिर्फ 90% एक्वायर करा है। तो बाकी 10% किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, हाँ या ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ 10% शेयर कैपिटल किसकी है, शेयर कैपिटल 10% किसकी है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, यानी कि 5,000। और 10% रिजर्व्स किसके हैं, 10%, 50,000 की कैपिटल है ना, तो इसका 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, और 70,000 रुपये के रिजर्व्स हैं, इसका 10% कितना, 7,000, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो टोटल 12,000, है ना। और ये कितना आ रहा था, 1,08,000। अब आप देख लो, 1,80,000 में मैंने 1,08,000 की चीज़ खरीदी है, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया कैपिटल रिजर्व कंपनी को। इसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बच्चे,
कैपिटल रिज़र्व के नाम से नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी का ये अपना कमाया हुआ, अपनी एफ़र्ट्स का, अपनी मेहनत का पैसा नहीं है, ये तो कंट्रोल एक्वायर करने की वजह से प्रॉफिट हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके से आपने दिखाना है कैपिटल, और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2। आई होप आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? तो जितने शेयर्स हम एक्वायर करेंगे उतना कैंसिल कर देंगे, बाकी किस में चला जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। सीधी सी बात है, मैंने 90% शेयर एक्वायर करा है एस लिमिटेड में, तो 90% नेट एसेट्स मेरी हैं, 10% नेट एसेट्स जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की है। और नेट एसेट्स निकालने के दो तरीके हैं, तो एसेट साइड से निकाल लो या फिर लायबिलिटी साइड से। ऊपर वाला किस हिसाब से था? एसेट साइड से, और नीचे वाला किस हिसाब से बच्चे? लायबिलिटी साइड से। तो आप लायबिलिटी साइड के हिसाब से चलना, ठीक है जी। बैलेंस शीट बना लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फिर बात करते हैं इसमें और आगे, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आ गया हो बच्चे यहाँ तक। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले शेयर कैपिटल एच लिमिटेड की, क्या एस लिमिटेड की भी आएगी? नहीं बच्चे, क्यों? क्योंकि एस लिमिटेड की क्योंकि एस लिमिटेड की कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल कर दी थी, हाँ या ना? तो ये 1.5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी किसके आएंगे बच्चे? सिर्फ एच लिमिटेड के, है ना जी। बताओ क्यों? क्योंकि 90% इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो गए थे वो। 1 लाख माइनॉरिटी, हाँ एक चीज़ और आएगा, कैपिटल रिजर्व 28,000, है ना जी। कैपिटल रिजर्व भी तो आया था, हमने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी थी तो फ़ायदा हो गया था कंपनी को, कैपिटल रिजर्व आ गया 28,000। और एक चीज़ और दिखाएंगे बच्चे हम यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तो शेयर होल्डर ही है, हाँ या ना? माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तो शेयर होल्डर का ही पार्ट है। आप मुझे बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आ गया? 10% शेयर कैपिटल और 10% रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ या ना? क्योंकि बच्चे 90%, देखो सीधी सी बात है, एस लिमिटेड है यानी कि सब्सिडरी कंपनी, इसके 90% शेयर्स, प्लीज़ सुनना मैंने क्या बोला, 90% शेयर्स एंड रिज़र्व्स वो किसके पास हैं? एच लिमिटेड के पास। तो एच लिमिटेड ने शेयर्स एंड रिज़र्व्स को इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल कर लिया, हाँ या ना? और इसके अंदर जो भी नफ़ा नुकसान हुआ उसको हमने या तो गुडविल का नाम दिया या फिर उसको कैपिटल रिज़र्व का नाम दिया। अगर इन्वेस्टमेंट महंगी खरीदी है तो गुडविल, और अगर इन्वेस्टमेंट हमने सस्ती खरीदी है तो कैपिटल रिजर्व। और जो बाकी के 10% बच गया, 10% क्या चीज़? शेयर्स, कैपिटल एंड रिजर्व्स, वो किसके हैं बच्चे? वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के। वो आप दिखा देना, उसके लिए मना नहीं है, क्योंकि वो हमने एक्वायर करा ही नहीं, वो तो आउटसाइडर का इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा कि आउटसाइडर का इंटरेस्ट कंपनी में कितना है, ठीक है ना। 12,000 रुपये वो हमने कैलकुलेट करा था बच्चे। तो आई होप कोई डाउट ना हो बच्चे यहाँ तक आपको। इसको ऐड करके देख लो ये कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2,90,000 रुपये, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी, एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड दोनों को ऐड कर लो। लायबिलिटीज़ कितनी थी? 60,000 रुपये आ जाएगी टोटल करके, 60,000।
ये हो गया आपका 3.5 लाख रुपये। ठीक है, एसेट्स को भी कंबाइन कर लो। नॉन करंट एसेट्स एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड, ये कितना हो गया? 3.5 लाख। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में बातें बताई थी पिछले 2 एग्जाम्पल में। ठीक, सो आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखो, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। एक और एग्जाम्पल लिखो। बैलेंस शीट 31 मार्च 2017। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। ठीक है जी, यहाँ पर मेरी आ गई फिक्स एसेट्स 1 लाख और यहाँ पे हम लिख देते हैं 80,000 रुपये। एस लिमिटेड के पास कितनी फिक्स एसेट है? 80,000। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 100%, यानी कि होली ओन सब्सिडरी 60,000। ठीक है जी, और फिर हमने यहाँ लिखा करंट एसेट्स, और ये करंट एसेट्स कितना है? 40,000, और ये कितना है बच्चे? 20,000। ठीक है, ओके। यहाँ लिखिए शेयर कैपिटल 1,50,000। ठीक है जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारा फोकस ना बेसिकली सब्सिडरी कंपनी के ऊपर होता है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है इस बात का। और मैंने आपको शायद इस नाम से हेडिंग भी बनवाई होगी, फोकस ऑन सब्सिडरी। लायबिलिटीज मान लो नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखना एच लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर इन एस लिमिटेड ऑन, प्लीज़ डेट का ध्यान रखना आपकी बात, ऑन 1/4/2016। हाँ जी, कुछ समझ आया? ये जो पिछले दो क्वेश्चन हमने करे ना बच्चे, उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी एस लिमिटेड में, वो साल के एंड पे करी थी, यानी कि वहाँ पर डेट क्या थी? 31 मार्च 2017। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो बच्चे, आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया हुआ है ये वाला, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया है ये रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। तो अच्छा, मैंने इसमें डेट नहीं लिखी, आप यहाँ डेट लिख लेना 31 मार्च 2017। ठीक है, और इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम्पल करवाया होगा उसमें देखो आपको मैंने डेट लिखवाई थी, ये रहा। इसमें मैंने आपको डेट लिखवाई थी 31 मार्च 2017, है ना। तो अब थोड़ा सा डेट का हिसाब किताब रखना। अब की बार डेट क्या है? डेट है बच्चे ये रही, ऑन 1/4/2016। राइट, आगे देखो क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड
on that date was rupees 40,000, 40,000 रुपये। फुल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनानी है। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में अलग क्या नज़र आएगा, आपको इस क्वेश्चन में अलग डेट का हिसाब किताब नज़र आएगा। जो सबसे पहला एग्जांपल कराया था सेम ही एग्जांपल है, बस डेट का फ़र्क है। वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी थी 31 मार्च 2017 को, यानी कि सीधा साल के एंड पे, जिस दिन हम कंसोलिडेशन करेंगे। आप मुझे बताओ कंसोलिडेशन क्या हम साल की शुरुआत में करते हैं, साल के बीच में करते हैं या साल के एंड पे करते हैं? बट ऑब्वियसली सी बात है बच्चे, साल के एंड पे किया जाता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी चीज़ें कब बनती हैं? एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है ना। चलिए अब आपको मैं पॉइंट समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज़। देखिए बच्चे, मान लो एक टाइम पीरियड में ले लेता हूँ, ये 1/4/2016 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2017 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे एस लिमिटेड की बात करूँगा, मेरा फोकस एस लिमिटेड के ऊपर रहेगा। आप मुझे बताओ साल के एंड पे एस लिमिटेड के पास एसेट्स कितनी? एस लिमिटेड के पास एसेट्स हैं 80,000 रुपये की फ़िक्स एसेट्स और 20,000 रुपये की करंट एसेट्स। तो इसका मतलब 1 लाख रुपये की एसेट्स है या नहीं, है ना। इसमें से मैं लायबिलिटीज़ को माइनस करूँगा, लायबिलिटीज़ कोई है नहीं, तो 31 मार्च को मेरे पास नेट एसेट्स कितनी है? 1 लाख रुपये, हाँ या ना। और मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे? एस लिमिटेड की। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसी को मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, और मैं बोलूँगा जी 31 मार्च 2017 को एस लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है 50,000 रुपये, हाँ या ना। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 50,000 रुपये। ठीक है बच्चे, ओके। तो मेरे पास साल के एंड की पोजीशन है। मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि कंसोलिडेशन हम कब करते हैं बच्चे? साल के एंड में, हाँ या ना। ठीक है, चलो ये बात तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हम साल के एंड पे कंसोलिडेशन करते हैं। आप मुझे बताओ मैंने शेयर्स एक्वायर कब करे? एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में शेयर्स एक्वायर कब करे? वो एक्वायर करे हैं 1/4/2016 को। दिस इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना। डेट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल वर्ड में लिख दूँ, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है बच्चे? 1/4/2016। और इस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी इन एस लिमिटेड 60,000 रुपीज़ की। बात समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप मुझे बताओ जिस दिन मैंने ये 100% शेयर एक्वायर करें। आप मुझे ये बताओ बच्चे, जिस दिन मैंने शेयर एक्वायर करे, जिस दिन मैंने शेयर्स एक्वायर करे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन मैं कंपनी में नेट एसेट्स का ओनर बन गया? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूँगा तो मैं उस कंपनी के नेट एसेट्स का मालिक बनूँगा कि नहीं बनूँगा, हाँ या ना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि मैं कितने नेट एसेट्स का मालिक बना? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, 100% शेयर एक्वायर करे हैं तो आप 100% शेयर्स के नेट एसेट्स के मालिक बन गए, यानी कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड के 100% नेट एसेट्स का मालिक बना कि नहीं बना? ऑब्वियसली बन गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढूं या जितनी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं आपके सामने, आप मुझे बताओ जिस दिन मैंने शेयर एक्वायर करे, क्या उस दिन मेरे को नेट एसेट्स पता है कितने? नहीं पता।
अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी है या महंगी खरीदी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अगर मैं निकालना चाहूँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सुना मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं उसी दिन तो निकाल पाऊँगा ना, उसी दिन का तो निकालूंगा जिस दिन मैंने शेयर एक्वायर करें। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ होती है बच्चे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल एक्वायर करने की कॉस्ट, कि आपने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी। तो मैं तो उसी दिन चेक करूँगा ना जिस दिन मैंने शेयर एक्वायर करें। मेरी बात समझ रहे हो? कंसोलिडेशन बैलेंस शीट कब बनेगी? साल के एंड पे। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो वो तो मैं इसी दिन के हिसाब से करूँगा ना बच्चे। मेरी बात समझ आई? और सिंपल में बोलूँ, मैंने 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी, मैं कैसे पता लगाऊंगा? क्या आप 31 मार्च 2017 के नेट एसेट्स के साथ कंपेयर कराओगे? नहीं बच्चे, गलत हो जाएगा। आपको कंपैरिजन कराना पड़ेगा 1 अप्रैल 2016 के नेट एसेट्स के साथ। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? अब आप बोलो सर उसको कैसे कंपेयर कराएंगे? बड़ा सिंपल है, आप मुझे बताओ, सोच के जवाब देना। नेट एसेट्स कैसे निकाला मैंने? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, है ना। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी ऐसी फिगर है जो पूरे साल सेम रही होगी? समझ आ गया मैंने क्या बोला? क्या इन दोनों में से कोई ऐसी फिगर है जो पूरे साल सेम होगी? हाँ बच्चे, शेयर कैपिटल, अनलेस कि आपने बीच में कोई शेयर और इशू ना करे हो। चलो मैं उसको बीच में लाऊंगा नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कैपिटल सेम रही होगी। जो कैपिटल आपको साल के एंड पे नज़र आ रही है 50, यही कैपिटल साल की शुरुआत में भी होगी। चेंज पता है किस में आता है? चेंज आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि पूरे साल हमने काम करा है तो उसमें प्रॉफिट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया होगा, हाँ या ना। शेयर कैपिटल इस दिन हम सेम एज्यूम करेंगे कि जी 50,000 रुपये है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस को हम सेम एज्यूम नहीं कर सकते बच्चे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साल के एंड पे बता रहा है, तो इसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो करंट ईयर है हमारा, इस साल का प्रॉफिट भी तो इंक्लूड होगा इसके अंदर, समझ रहे हो? तो वो चीज़ नहीं लेनी है आपने। वो देखो आपको क्वेश्चन बता रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है बच्चे कि 1 अप्रैल 2016 को एस लिमिटेड के जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 40,000 रुपये बता रहा है। कितने बता रहा है बच्चे? रिजर्व एंड सरप्लस आपको बता रहा है 40,000। समझ गए यहाँ तक बात? इसका मतलब 90,000 रुपये की नेट एसेट्स हैं। कितने रुपए की नेट एसेट्स हैं? 90,000 रुपये की। इसका मतलब 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने 90,000 रुपये के नेट एसेट्स खरीदे, हाँ या ना। यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीद ली। 90,000 की चीज़ मेरे को कितने में मिली है? 60,000 में। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 30,000 का। दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट, और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। डेट का हिसाब किताब रखना पड़ेगा बच्चे आपको, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के और समझ के, आप मुझे बताओ साल की शुरुआत में 1/4/2016, प्लीज़ सुनना मेरी बात, 1/4/2016 को एस लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं बच्चे? 40,000। साल के एंड में कितने बता रहा है? 50। तो मुझे बताना मैंने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया? ये 10,000 प्रॉफिट। बताओ एस लिमिटेड ने कमाया कि नहीं कमाया, हाँ या ना। और मुझे ये बताओ एस लिमिटेड में 100% शेयर्स किसके हैं? 100% शेयर्स किसके हैं? एच लिमिटेड के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10,000 का प्रॉफिट कमाया है ये भी कहीं ना कहीं एच लिमिटेड को बिलोंग करता है? और पता है इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है बच्चे? दिस प्रॉफिट इज़ कॉल्ड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो मैंने शेयर्स एक्वायर करने के बाद कमाए। तो ये तो मेरे अपने प्रॉफिट्स हैं। शेयर्स मैंने एक्वायर कब कर लिए? 1 अप्रैल 2016 को। तो इसके बाद मैं जितना कमाऊंगा, सुनना मेरी बात, प्लीज़ सुनना, 1 अप्रैल 2016 के बाद मैंने 1 अप्रैल 2016 को शेयर्स एक्वायर करे, तो इसके बाद मैं जितना भी कमाऊंगा वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब जो मैं अपने एफर्ट से कमाता हूँ, जो मेरे बिज़नेस का प्रॉफिट है। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? तो इसके बाद शेयर्स एक्वायर करने के बाद, जिस डेट को मैंने शेयर्स एक्वायर करे हैं, अगर उस डेट के बाद एस लिमिटेड कुछ कमाती है, ठीक है, जिसके अंदर एच लिमिटेड का भी हिस्सा होगा, जिसके अंदर एच लिमिटेड का भी हिस्सा होगा, तो वो एच लिमिटेड के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट का काम करेगा बच्चे, जिसको हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मेरी बात समझ आई?
जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, या उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट का भी नाम दे देते हैं। दिस रेवेन्यू प्रॉफिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ठीक है ना। और इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चे, कैपिटल प्रॉफिट्स। इसको पता है कैपिटल प्रॉफिट्स हम क्यों कहते हैं? अच्छा, ये तो 90,000 है ना, जिस 90,000 मैं बताता हूँ बच्चे। एक्चुअली 60,000 की इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी, जिसके अंदर हमें 90,000 की नेट इन्वेस्टमेंट मिली, नेट एसेट्स मिले। तो जो डिफरेंस आ रहा है कैपिटल रिजर्व वो कितना आ रहा है, 30,000 रुपये। क्या मैं ये कह सकता हूँ 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट मैंने सस्ती खरीदी, तो वो एच लिमिटेड के लिए गिफ्टेड प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ये रिज़र्व क्या आगे के हैं या पीछे के रिज़र्व हैं? पीछे के मतलब 1/4/2016 से पहले के रिज़र्व हैं। क्या 1/4/2016 से पहले एस लिमिटेड में एच लिमिटेड की कोई हिस्सेदारी थी या नहीं थी? नहीं थी भाई। शेयर्स कब एक्वायर करें? 1/4/2016 को। क्या इससे पहले एच लिमिटेड की एस लिमिटेड में कोई हिस्सेदारी थी या नहीं थी? नहीं थी बच्चे। तो इसका मतलब एस लिमिटेड ने जो प्रॉफिट कमाए थे वो उसी के थे, और जैसे ही मैंने 1/4/2016 को शेयर्स एक्वायर करे तो मैं एस लिमिटेड के शेयर्स का तो ओनर बना ही बना, प्लस उसके रिजर्व्स का भी ओनर बन गया। हाँ या ना? समझ रहे हो बच्चे? तो उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, जो कंपनी के लिए एक तरीके से गिफ्टेड प्रॉफिट वाली बात है। 90,000 की चीज़ मेरे को 60 में मिल गई, तो 30,000 का मुझे सस्ती मिली है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट कंपनी ने अपने एफर्ट से नहीं कमाया। लेकिन हाँ, शेयर्स एक्वायर करने के बाद जो एच लिमिटेड कमाई, शेयर्स एक्वायर करने के बाद एस लिमिटेड जो कमाएगी, उसमें जो एच लिमिटेड का हिस्सा होगा वो उसके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट्स है बच्चे। समझ गए? क्योंकि वो अपने एफर्ट से कमाते हैं उसके बाद। सो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, और ये सारी बातें मैं आपको लिखवाता हूँ किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, आपको मैं करवाऊँगा ऐसा क्वेश्चन भी। मान लो अगर मान लो शेयर्स मैंने बीच में एक्वायर करे होते, मान लो अगर मैंने शेयर्स यहाँ कहीं बीच में एक्वायर करे होते, डेट कोई भी एज्यूम कर लो, मान लो 1 जुलाई 2016 को मैंने शेयर्स एक्वायर करे होते, तो फिर मैं क्या करता? तो बच्चे मैं 1/7/2016 के नेट एसेट्स कैलकुलेट करता, ताकि मेरे को ये पता लग सके कि मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी है या महंगी खरीदी है। और इसके बाद के जितने रिजर्व्स होंगे, जितने प्रॉफिट्स होंगे, वो सब रेवेन्यू प्रॉफिट की कैटेगरी में आएंगे। करेंगे बात, मैं आगे बात करूँगा जब डेट को बीच में लेके आऊँगा मैं, ठीक है? अभी तक आपने जितनी करी उसको कर लेते हैं पहले। और बच्चे प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। चलिए जी, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 बच्चे, डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेट ऑफ एक्विजिशन में कोई गलती कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बताओ, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 है ना, और इसके बदले में मेरे को क्या मिला? शेयर इन कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो 50,000 प्लस 40,000, ठीक है ना, क्योंकि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे थे उस दिन रिजर्व्स थे हमारे पास 40, और सारे के सारे मेरे हैं 100%। कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें नहीं है, यानी कि 90। तो 90 की चीज़ मैंने 60 में ख़रीदी, तो 30,000 रुपये का क्या आ गया बच्चे? कैपिटल रिजर्व। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो एक चीज़ मैं आपको और लिखवाता हूँ। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बताओ, एच लिमिटेड का अपना रिज़र्व कितना है? रिज़र्व ऑफ एच लिमिटेड 50,000। हाँ या ना? ये देखो ना, आपको मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन ये रहा। एच लिमिटेड का अपना रिज़र्व कितना है? 50। एस लिमिटेड का रिज़र्व कितना है? 50। क्या मैं रिज़र्व्स को कंबाइन करूँगा? नहीं,
ये बात मैंने आपको बताई थी कि हम रिज़र्व्स को थोड़ी ना कंबाइन करते हैं, हम तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंबाइन करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये 50,000 के रिज़र्व कौन सी डेट को हैं? ये 50,000 के रिज़र्व हैं 31 मार्च 2017 को, हाँ या ना? मैंने शेयर्स कब एक्वायर करे थे? 1/4/2016 को, 1 साल पहले। तो शेयर्स एक्वायर करने के बाद मैंने कितनी अर्निंग करी है? शेयर्स एक्वायर भाई 40,000 के थे जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे थे। तो शेयर्स एक्वायर करने के बाद एस लिमिटेड ने कितनी अर्निंग करी है? एस लिमिटेड ने 10,000 रुपये की अर्निंग करी कि नहीं करी? और वो 10,000 रुपये की अर्निंग किसकी हुई? एस लिमिटेड की। और एस लिमिटेड में 100% शेयर्स किसने एक्वायर करे हुए हैं? एच लिमिटेड ने। तो ये 10,000 रुपये किसको बिलोंग होते हैं? एच लिमिटेड को। बात समझ आई? तो जब हम कंबाइन करेंगे तो 50 कंबाइन नहीं करेंगे, सिर्फ कितना कंबाइन करेंगे? 10,000 रुपये। ठीक है ना? तो डेट ऑफ एक्विजिशन का कहीं ना कहीं रोल आता है बीच में। अगर मान लो मैं अगर हम पिछले 2 क्वेश्चंस की बात करें, उसमें पता क्या था? उसके अंदर हमने शेयर्स कब एक्वायर करे थे? 31 मार्च 2017 को ही, साल के एंड पे। तो वहाँ पर ना आपको रेवेन्यू प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ नज़र आएगा आपको। तो ये 10,000 रुपये कहीं ना कहीं किसको बिलोंग करते हैं? एच लिमिटेड को। तो इसका मतलब मैं 60,000 रुपये कंबाइन करूँगा। ठीक है, ओके बच्चे। तो कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना कॉल करके आप, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्रॉफिट अर्न आफ्टर प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड, ऐसे लिखता हूँ मैं, प्रॉफिट अर्न बाय एस लिमिटेड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। यह आ गया मेरा 10,000। ठीक है बच्चे, और ये कितना आ गया? 60। बस बना लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में कुछ है ही नहीं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, ये तो एच लिमिटेड की आएगी, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात करूँ रिजर्व एंड सरप्लस की, तो कंसोलिडेटेड दिखा देता हूँ मैं इकट्ठा, है ना? वो जो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया था ना हमने, इकट्ठा करके दिखा देते हैं 60,000, जिसमें से आपको पता है 50 तो एच लिमिटेड का खुद का है, 10,000 रुपये जो एस लिमिटेड ने अर्न करे थे वो भी कहीं ना कहीं किसके हैं? एच लिमिटेड के। और एक यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, जो हमने इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी थी 30,000। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चे? 240। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, वो तो है ही नहीं, क्वेश्चन में थी नहीं, है ना जी? करंट लायबिलिटी ये भी क्वेश्चन में नहीं था, करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में नहीं थी। 2,40,000, 2,40,000। नॉन करंट एसेट्स 1 लाख प्लस 80,000, तो 180 हो गया। ठीक है, करंट एसेट्स .4 लाख प्लस 0.2 लाख, मतलब 40,000 और 20,000 60,000। ठीक है जी, यहाँ तक। तो ये कितना हो गया आपका? 2,40,000। आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक बच्चे। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। तो अब कुछ बातें और लिख लो आप, डेफिनेशंस लिख लो आप। पूरी बात मैंने आपको बता दी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी बता दिया,
जिसको हम कैपिटल, जो हम कह रहे हैं ना कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व, उसको बेसिकली हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहते हैं। और ये बताना प्रॉफिट कमाए किसने, एस लिमिटेड ने, है ना। चलिए लिखिए आप, मीनिंग ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एज पर द, ऐसे लिखना, डेट ऑफ एक्विजिशन date of acquisition is the date at which date of acquisition is the date at which holding company acquired the shares in सब्सिडरी कंपनी। तो जिस डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स एक्वायर करे हैं, उस डेट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी। नाउ इसके बाद लिखना आप मीनिंग ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट लिखो, इफ एनी प्रॉफिट is earned by subsidiary company, if any profit is earned by a subsidiary company on or before the date of, समझ गए क्या मीनिंग है, इफ एनी प्रॉफिट इज अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी, है ना, क्योंकि एच लिमिटेड तो शेयर एक्वायर करती है एस लिमिटेड में, तो हमें देखना पड़ता है कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिला। ठीक है, और हम कौन सी डेट को देखते हैं बच्चे, जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं। तो इफ़ एनी प्रॉफिट इज़ अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन of shares, on or before the acquisition of shares, if any profit is earned by subsidiary company on or before the acquisition of shares, then such profit should be recognized, as pre-acquisition profits, full stop, pre-acquisition profits, full stop. It is also called कैपिटल प्रॉफिट, इसको हम कैपिटल प्रॉफिट्स भी कहते हैं बच्चे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है जी, तो ये बात होती है बच्चे। तो आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक। अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और बात समझ आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आप लिखना, चलो एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ बच्चे। बेस्ट थिंग
टू रिमेंबर, बेस्ट थिंग टू रिमेंबर, नेचर ऑफ प्रॉफिट, नेचर ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स, does not matter, does not matter, it may be in the form of, it may be in the form of, it may be in the form of P&L, journal reserve, capital reserve, एट्सेट्रा, कैपिटल रिजर्व एट्सेट्रा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि हमें ये नहीं देखना कि वो कौन सा प्रॉफिट है, सीधी सी बात है, जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे उस दिन का प्रॉफिट या उससे पहले कमाया हुआ प्रॉफिट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, है ना जी। देखो आप, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, रिजर्व एंड सरप्लस जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कौन सी डेट को है, 1/4/2016 को, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये आपका P&L की फॉर्म में भी हो सकता है, ये आपका जनरल रिजर्व की फॉर्म में भी हो सकता है, ये आपका कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एटसेट्रा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलिए अब आप लिखना नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसके बाद लिखना मीनिंग ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ध्यान देना अब क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ़ एनी प्रॉफिट, इफ़ एनी प्रॉफिट is earned by, if any profit is earned by subsidiary company, subsidiary company, if any profit is earned by subsidiary company, ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ मैं, आफ्टर, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था ना, उसमें जो 10,000 रुपये आ रहा था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1/4/2016 के बाद जो कमाया गया है, यानी कि जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं उस दिन के बाद जो प्रॉफिट कमाया गया है उसको हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं बच्चे, बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, देन such profit should be considered, such profit should be considered post acquisition profits, such profit should be कंसिडर्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, या इसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी कह देते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और वही बात है, आपने ये नहीं देखना कि वो किस फॉर्म का है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे हैं उस दिन, या तो उस दिन का प्रॉफिट या उससे पहले का प्रॉफिट, वो होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और शेयर्स एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। बेस्ट थिंग टू रिमेंबर।
नेचर ऑफ प्रॉफिट, नेचर ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व डज नॉट मैटर, full stop. It may be in the form of, it may be in the form of P&L, general reserve or capital reserve etc. ठीक है जी, चलिए अब आगे लिखो। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखो। इट इज़ प्रिपेयर्ड, it is prepared for या ऐसे लिखना, it is prepared for हाँ चलो ठीक है, it is prepared for date of acquisition, date of acquisition of shares to cancel the cost of investment, to cancel the cost of investment against share in, against the cost of investment against share in equity on that date. कौन सी डेट बच्चे? जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं, on that date, on that date as follows. ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी और उसमें मेरे को क्या मिला, शेयर इन कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, है ना, हेल्ड बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी। इन्वेस्टमेंट किसने खरीदी है? होल्डिंग कंपनी ने। शेयर कैपिटल हम किसके लेते हैं? सब्सिडरी कंपनी की। और रिजर्व्स भी किसके लेते हैं? शेयर्स इन, हाँ जी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, है ना, प्रॉफिट। और उसमें ये चीज़ है बच्चे, ये आप करके आए हो। ये मत समझना कि मैं कोई नया पॉइंट बता रहा हूँ। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आप ये देखो ना, ये देखो, ये 50,000 तो कैपिटल है जो भी इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा था, है ना। और ये क्या है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही तो है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करें उस दिन का है। ठीक है, चलो। तो बच्चे जो ये आंसर आएगा प्लस माइनस करने के बाद, इसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल। और माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। अरे सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट महंगी खरीदी तो गुडविल, इन्वेस्टमेंट सस्ती खरीदी तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। और मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
इसके बाद लिखना मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। या आउटसाइडर इंटरेस्ट। मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट या आउटसाइडर इंटरेस्ट। तो आप लिखना माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स shares in business of subsidiary company which is not held by होल्डिंग कंपनी। जो शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने नहीं खरीदे तो वो किसी और ने खरीदे होंगे, वो उसको बोलेंगे आउटसाइडर इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाय होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी। इट शुड बी कैलकुलेटेड as follows। it should be calculated as follows। शेयर इन कैपिटल जो बच गई है ना, जैसे मान लो 90% शेयर एक्वायर करा हुआ है तो 90% तो इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो 10% बच गया वो किसको बिलोंग करेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, तो उसकी बात कर रहे हैं। शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, चाहे वो प्री एक्विजिशन हो या फिर वो पोस्ट एक्विजिशन हो, है किसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो उसमें ऐड करके दिखाएंगे इसको और ये टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चे, इतना प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना।